नमस्कार, मैं हूं हरिकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। बात हो रही है आजमगढ़ की, आजमगढ़ की धरती की। सवाल उठ रहा है कि क्या आजमगढ़ की जमीन दरकने वाली है? भारतीय जनता पार्टी क्या अपना वहां पर झंडा गाड़ने वाली है? सवाल बहुत सारे हैं। सवाल इसलिए भी क्योंकि आजमगढ़ से ये बात आ रही है उठकर कि जो भी वहां पर लीडर जाते हैं, जो भी वहां नेता जाते हैं, वो बाहर से भेजे जाते हैं। जो वहां के नेता हैं वो वहां जीत दर्ज नहीं कर रहे। इसी वजह से ये तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आजमगढ़ में क्या समाजवादी पार्टी इस बार हारेगी? इस बार क्या निरहुआ वहां जीत दर्ज करने वाले हैं? लेकिन इसी बीच में एक बात यह भी उभर रही है कि निरहुआ भी तो बाहर से भेजे गए हैं, तो फिर निरहुआ ही क्यों नहीं गुड्डू जमाली, बहुजन समाज पार्टी के नेता गुड्डू जमाली? यानी आप इसको समझने की अगर कोशिश करेंगे तो पहले तो आजमगढ़ की जमीन को समझना बहुत जरूरी है। अब आजमगढ़ की जमीन कहां पर किससे जुड़ी है, थोड़ा इस पर जाते हैं। बलिया देखिए एक तरफ, दूसरी तरफ गाजीपुर, तीसरी तरफ गोरखपुर और चौथी तरफ वाराणसी। वाराणसी से आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गोरखपुर से आते हैं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। यानी इन दोनों लोगों की निगाह आजमगढ़ पर जमी हुई है। आजमगढ़ ही क्योंकि अगर आप फहरिस्त उठा के देखेंगे तो राम नरेश यादव, चंद्रजीत यादव, रमाकांत यादव, दुर्गा यादव, संग्राम यादव, पूरी एक लंबी फहरिस्त है वहां के नेताओं की जो आजमगढ़ की जमीन को पकड़े हुए हैं। और वो 25 नहीं 50 साल से वो उसी तरीके से जकड़े हुए हैं और वहां से और कोई भी व्यक्ति जाकर जीत दर्ज नहीं कर पाता है। तो महत्वपूर्ण हो जाता है कि आजमगढ़ को क्यों नहीं हिलाया जाए और क्यों नहीं वहां पर अपना झंडा गाड़ा जाए। यही भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ी चुनौती भी। इसीलिए वहां निरहुआ भेजे जाते हैं। अब निरहुआ कौन है? निरहुआ को समझिए। एक तरफ रवि किशन, एक तरफ मनोज तिवारी, एक तरफ स्मृति ईरानी। ये सारे वो नाम हैं जो कहीं कहीं जाकर गढ़ तोड़ने का काम किए हैं। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग वहां पहुंचते हैं और इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी के दिमाग में यह बात भी आई थी कि क्यों नहीं फिल्मिस्तान बनाया जाए उत्तर प्रदेश में, क्यों नहीं मुंबई के तर्ज पर यहां पर भी फिल्म स्टूडियो तैयार किए जाएं। इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं लोग इस लालच में फंसते हैं कि बहुत ही जो नामी और बहुत जिसे आप कहिए कि फिल्मों से जुड़े हुए लोग या जिन्हें कहिए सेलिब्रिटी, वो लोग आकर के आपको लालच दे पाते हैं। और निरहुआ ने बहुत सारे वादे भी किए हैं। इसलिए भी वहां पर यह बात उठ रही है या उम्मीदें जग रही हैं कि अगर निरहुआ जीत जाएं तो कुछ कर सकते हैं। लेकिन यह इतना आसान है क्या? अब हम आते हैं वहां की वोटिंग परसेंटेज पर। 18 लाख ये वोटिंग की संख्या है, क्षमा करिएगा, 18 लाख वहां पर वोट की संख्या है। और उसमें से इस बार जो वोटिंग परसेंटेज रही है वो है 46%, 46 से 48%। यानी 46-48% की वोटिंग का मतलब यह हुआ कि 8,93,000 जैसे वोट वहां पर पड़े हैं। अब इन वोटों के आधार पर अगर जनगणना के हिसाब से देखा जाए कि कितनी जातीय वोट वहां पर किस तरीके के काम करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि करीबन 25 से 26% यादव वोट हैं, 20% दलित वोट है, इसी तरीके से मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में मुस्लिम वोट हैं, ठाकुर, पंडित, कायस्थ और राजभर, इस तरीके का डिवीजन है पूरे आजमगढ़ में। और अगर वोटों की संख्या की बात करेंगे तो रफली 4.5 लाख वोट पड़ते हैं यादवों के, तकरीबन 3 लाख वोट पड़ते हैं दलितों के, 1,75,000 वोट मुस्लिम्स के, 1 लाख सवा लाख वोट पंडितों के, 1 लाख वोट कायस्थों के, करीबन 1.5 लाख वोट ठाकुरों के। इस तरीके की गठजोड़ है। टोटल 10 विधानसभाएं हैं। 10 विधानसभाएं अभी हाल में जो पिछला चुनाव बीता है 2022 का, समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से वहां पर सुपड़ा साफ किया, बाकी किसी का भी। यानी 10 की 10 सीट समाजवादी खेमे में गई। अब यहां पर जो लड़ाई है वो है निरहुआ, गुड्डू जमाली और धर्मेंद्र यादव। आरोप यह है कि 2 लोग, धर्मेंद्र यादव और निरहुआ, ये लोग बाहर से भेजे गए हैं और गुड्डू जमाली वहीं के हैं। तो यानी लड़ाई त्रिकोणी होते हुए भी कहीं ना कहीं धर्मेंद्र यादव यानी समाजवादी पार्टी और गुड्डू जमाली यानी बसपा के बीच में जाकर बैठती है। 46% वोट का मायने क्या है? 46% वोट के मायने ये हैं कि वहां पर जो भी वोटिंग हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ कम गई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब भी वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो ऐसा माना जाता है कि जो उच्च जातीय वर्ग है वो वोट करने नहीं निकला है। जो
नॉर्मली हम लोग मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ही वोट माने जाते हैं। तो अगर ठाकुर, पंडित, कायस्थ वोट करने नहीं निकले हैं तो फिर वोट किया किसने है? वोट किया है यादवों ने, मुस्लिमों ने, राजभर ने, दलितों ने। अगर इन सब को हम जोड़कर देखें तो वोट दो हिस्सों में बंटता दिख रहा है। पहला गुड्डू जमाली के पक्ष में और दूसरा धर्मेंद्र यादव के पक्ष में। धर्मेंद्र यादव के साथ एक चीज और जुड़ी हुई है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का संबंध आजमगढ़ से बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा युवा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाते हैं और वहां पर यह कहते हुए पाए गए कि धर्मेंद्र यादव सर को ही वोट दिया जाएगा। उसमें यादव बाहुल्य क्षेत्र के बहुत ज्यादा लड़के हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें क्षत्रिय या ब्राह्मणों के लड़के जाकर के वोट करने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि वहां यादवों के जो बच्चे इलाहाबाद में जाकर पहुंचते हैं उनका जुड़ाव कहीं ना कहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रहता ही है और सबका रहता है। जो भी स्टूडेंट वहां जहां पढ़ता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, उसका जुड़ाव रहता है। तो आजमगढ़ से यह माना जा रहा है कि वो वोट जो युवाओं के हैं वो पड़ेंगे धर्मेंद्र यादव के पक्ष में। अब इस पूरे गठजोड़ में जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से 8,93,000 वोट अगर मिले हैं और अगर पिछली चुनावी लड़ाई देखी जाए तो 3.5 लाख वोट पाए थे निरहुआ, लेकिन तब वो पाए थे जब 14 लाख वोट पड़े थे। लेकिन 8,93,000 वोट में निरहुआ के पक्ष में कितना वोट गिरा होगा, इस पर थोड़ा सा निगाह डालेंगे तो पता चलेगा कि लगभग 2 लाख, 2.25 लाख के आसपास का वोट उनको मिल सकता है। अगर इस तरीके के डिवीजन हम कर ले तो निश्चित तौर पे हमें दिखने लगेगा कि पहले नंबर पर कौन होगा, दूसरे नंबर पर कौन होगा और तीसरे नंबर पर कौन होगा। अगर इस गणित में जाएंगे तो फिर पहली उम्मीद यह की जा रही है कि गुड्डू जमाली और धर्मेंद्र यादव के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। और ऐसी परिस्थिति में जहां तक मेरा अनुमान है, मैं इस अनुमान के तहत यह कह सकता हूं कि धर्मेंद्र यादव के पक्ष में यादव बाहुल्य क्षेत्रों से वोट पड़े होंगे, बहुत हद तक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से वोट पड़े होंगे। अगर मैं मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों के वोटों के परसेंटेज को डिवाइड भी कर दूं और 40 से 45 वोट अगर गुड्डू जमाली के पक्ष में भी डाल दूं तो भी 30% लगभग मैं चाहता हूं या समझता हूं कि 30 से 35% वोट धर्मेंद्र यादव के पक्ष में गिरे होंगे। अब इन दोनों परिस्थितियों को जोड़कर अगर हम देखें तो निश्चित तौर पर यादव क्षेत्र के जो वोट हैं और जो आपके मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों के वोट हैं, इनके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि धर्मेंद्र यादव कहीं ना कहीं 25 से 30,000 वोटों की लीड ले सकते हैं, अगर कोई और बात नहीं उठती है तो। हाँ, यह हो सकता है कि राजभर किस तरफ बैठता है, क्योंकि पिछले दिनों में हमने देखा है कि राजभर में भी समस्याएं आई। राजभर के भी वोट इस तरफ गए हैं कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी की ओर एक बार फिर से चेहरा घुमा रहे हैं। लेकिन इन दोनों चीजों को अगर जोड़ के भी देख लें तो भी ऐसा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 25-30,000 वोट की जो लीड है वो धर्मेंद्र यादव ले सकते हैं। बाकी रिजल्ट बताएगा कल की डेट में कि काउंटिंग क्या कहती है। बाकी ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नशा। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।